फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए टॉप 70 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जो भी मेरे भाई बहन आज चैनल पर न्यू हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर लें और शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ठीक है, आप बताएं आप लोगों को मेरे क्वेश्चन का पैटर्न कैसा लगा। ठीक है, आज का सेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा मेरे क्वेश्चनों को देखकर। कि आप लोगों को लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन मैंने पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि फ्रेंड्स 5 मार्च से एग्ज़ाम है आप लोगों के, तो इसलिए समय को हमें गंवाना नहीं है। फटाफट क्वेश्चन करते हैं और आप लोग लास्ट तक मेरे वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, 16वीं शताब्दी में क्या माना जाता था, 17वीं शताब्दी में क्या माना जाता था, 19वीं शताब्दी में क्या माना जाता था। ठीक है, और आधुनिक समय में क्या माना जाता था। ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन क्रैक कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट देखते हैं कि 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था। तो फ्रेंड्स, आत्मा का विज्ञान माना जाता था, मन का विज्ञान माना जाता था, मस्तिष्क का विज्ञान माना जाता था या व्यवहार का विज्ञान माना जाता था। तो फ्रेंड्स, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाता था आत्मा का विज्ञान। क्या माना जाता था? आत्मा का विज्ञान माना जाता था। फ्रेंड्स, इसको आप लोग ना लिख लेना कॉपी में। जो जो चीज़ें आप लोगों को न्यू है, आप लोगों को लग रही है कि ये एग्ज़ाम में की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और न्यू है, और तो आप लोग इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप 1-2 बार इनको रिवाइज कर सकें। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। देखिए फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन पर देखते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह किसने कहा? व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। तो व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा है फ्रेंड्स वाटसन ने। ठीक है, और वाटसन क्या है? व्यवहारवादी भी थे। ठीक है, और वाटसन ने क्या कहा है? व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। ठीक, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। ठीक है, तो संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। तो यह किसने कहा था कि मानव पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया व्यवहार है? तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स, वह जाएगा हमारा ड्राइवर के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, जो भी ऑप्शन है राइट है वही मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है। तो मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान, तो यह कथन है फ्रेंड्स। यह कथन जो है दिया है, शिक्षा का आधारभूत विज्ञान किसने कहा है? यह कहा है फ्रेंड्स स्किनर ने कहा है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ए पर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये क्वेश्चन कई लोग गलत करके भी चले आते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन 5th पर। देखिए, साइकी का अर्थ है, साइकी। तो साइकी का अर्थ फ्रेंड्स, साइकी का अर्थ होता है मानव, मानवीय आत्मा या मन। इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा ए पर, मानवीय आत्मा या मन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मनोचिकित्सा किनके लिए प्रयुक्त होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो मनोचिकित्सा होती है ना, वह किनके लिए प्रयुक्त होती है? ये तो सरल सा है, मनोरोगियों के लिए प्रयुक्त होती है मनोचिकित्सा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता हैं। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। फ्रेंड्स, ये बुक का नाम है, और आप लोग बुक्स वगैरह भी लिखते जाइए, क्योंकि बुक्स के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जितनी भी बुक आपको मिले सोशल इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में, तो आप लोग उनको लिखते जाइए और लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, इसके जो लेखक हैं फ्रेंड्स वह हैं विलियन। कौन है? विलियन है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा दा पर। नेक्स्ट पर आते हैं। मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है। तो मनोविज्ञान की जो उपयोग की जो कठिनाई है वह क्या है?
देखिए, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई इसलिए है क्योंकि मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशाला में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जाता। ठीक है, तो मनोविज्ञान के जो परीक्षण मूल्य होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका जाएगा सा पर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक बुक ये है, ठीक है, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियर्स। ठीक, तो इसकी जो रचनाकार हैं वह हैं वॉटसन। ठीक है, जहाँ बिहेवियर्स आ जाए फ्रेंड्स तो व्यवहारवाद के जनक भी कहे जाते हैं वॉटसन। ठीक है, तो ये बुक किसकी है? वॉटसन की है। तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा बी, बा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है। तो मनोविज्ञान की सहायता से, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है। किस चीज़ का ज्ञान होता है? देखिए, सबसे पहले तो बुद्धि के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, कि बालक में किस प्रकार की बुद्धि है मनोविज्ञान से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, पठन पाठन के उपयोग का, तो पठन पाठन के उपयोग का भी ज्ञान हो जाता है कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, किस सामग्री से पढ़ाना। ठीक है, और नेक्स्ट है पिछड़े बालकों की समस्या को, जो पिछड़े बालकों का भी पता चल जाता है कि पिछड़े बालक हैं, इनकी समस्याएं क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो यह जो राइट ऑप्शन जाएगा आपका वह चला जाएगा दा पर। ठीक, तो सभी हैं उपयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, ये एक बुक यह भी है। देखिए फ्रेंड्स, हम ये 3 बुक आप लोगों को बता चुके हैं। चलिए, एक बुक है कि आ डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी। आ डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी किसकी बुक है? तो यह बुक जो है फ्रेंड्स, यह है जेम्स ड्रेकन ने इस बुक को लिखा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका जाएगा जेम्स ड्रेकन। ठीक फ्रेंड, आ डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी। आप लोग इनको लिखते जाइएगा, नोट बनाते जाइएगा, ताकि आप 1-2 दिन इनको रिवीजन करें तो आपको याद हो जाए। ठीक, और आए एग्ज़ाम में तो आप छूट ना पाए आपसे। ठीक, जब मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह पद्धति कहलाती है। देखिए, जब मनोविज्ञान में कोई व्यक्ति है अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह पद्धति कहलाती, फ्रेंड्स, वह पद्धति कहलाती है अंतर्दर्शन। मतलब अंतः दर्शन, खुद के अंदर की मतलब पहचानना खुद को। ठीक है, खुद का निरीक्षण करना। ठीक है, तो अंतः दर्शन आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। तो देखिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप लोग इनको बिल्कुल माइंड में इसको सेट करके रखिए। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है स्थापित की गई थी वह की थी विलियम वुंड के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, विलियम वुंड के द्वारा की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो विलियम वुंड के द्वारा तो की गई थी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। अब कब और कहाँ की गई? तो यह जो की गई थी फ्रेंड्स, यह की गई थी हमारी 1879 में जर्मनी के लिपजिंग स्थान पर। ठीक है, 1879 में की गई थी फ्रेंड्स। यहाँ पर भी देखिए, जर्मनी के लिपजिंग स्थान पर दिया है, लेकिन इसकी डेट जो है, सन जो है वो गलत दिया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा 79 में। चलिए, कहाँ पर? लिपजिंग, जर्मनी के। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है उनका जनक किसको कहा गया है? तो फ्रेंड्स, उनका जनक किसको कहा गया है? वह भी विलियम वुंड को कहा गया है। ठीक है, तो प्रथम प्रयोगशाला के जनक विलियम वुंड थे और 1879 में प्रथम प्रयोगशाला जो खोली गई थी वह खोली गई थी जर्मनी के लिपजिंग में। चलिए, इतना याद रहेगा। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किस मनोविज्ञान ने माना कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? तो फ्रेंड्स, किस मनोविज्ञान ने माना कि
उचित वातावरण बालक को यदि मिल जाएगा तो बुद्धि लब्धि में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यह जो बोले हैं फ्रेंड्स, वह बोले हैं स्टीफंस ने कहा है कि उचित वातावरण में बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वंशानुक्रम के सिद्धांत क्या हैं? तो सबसे पहले जो दिया गया है वह दिया गया है, देखो मेंडल का सिद्धांत। इन्होंने भी वंशानुक्रम पर सिद्धांत दिया है, मेंडल ने, ठीक है। मेंडल ने वंशानुक्रम का सिद्धांत दिया है। फिर जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, तो जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत भी दिया है। आगे चल के हम आप लोगों को बताएंगे कि किसने दिया है, ठीक है। उपार्जित गुणों की संरचना का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स यह जो है आप लोगों के लिए यह तीनों जो है राइट ऑप्शन है, ठीक है, वंशानुक्रम के सिद्धांत से संबंधित हैं। तो क्या क्या है? मेंडल का सिद्धांत है, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत है और उपार्जित गुणों की संरचना का सिद्धांत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता? तो जो शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य है वह कभी नष्ट नहीं होता, किस सिद्धांत के अनुसार? तो वह सिद्धांत है फ्रेंड्स, वह सिद्धांत है जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। कौन सा है? जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब देखिए, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जनन द्रव्य की निरंतरता के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं फ्रेंड्स वह हैं बीजमैन। वह कौन है? बीजमैन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। वंशानुक्रम के नियम। तो वंशानुक्रम के नियम क्या है? तो देखिए, वंशानुक्रम के नियम समानता का नियम, ठीक है, ये निमय लिखा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हो। समानता का नियम, भिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। तो ये तीनों जो है वंशानुक्रम के नियम हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह इसमें राइट ऑप्शन आपका जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक। तो समानता का नियम है भी हो गया, प्रत्यागमन का नियम हो गया और भिन्नता का नियम हो गया। तो समानता का नियम किससे संबंधित है फ्रेंड्स? मतलब जैसे माता पिता वैसे बच्चे, ठीक है। और भिन्नता का नियम ये होता है फ्रेंड्स कि जैसे माता पिता हैं, माता पिता से कुछ गुण बच्चों में कम रहते हैं या कुछ गुण बच्चों के एक्स्ट्रा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो वह भिन्नता का नियम होता है। और प्रत्यागमन का नियम ये होता है फ्रेंड्स कि माता पिता से बिल्कुल अपोजिट बच्चे होते हैं। यदि जो माता पिता हैं, मान लो मंदबुद्धि माता पिता हैं और उनके बच्चे कैसे इंटेलिजेंट हो गए उनके बच्चे, या माता पिता इंटेलिजेंट तो उनके बच्चे मंदबुद्धि हो गए, तो ये कहलाता है प्रत्यागमन का नियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान ना होकर उनसे कुछ ना कुछ भिन्न अवश्य होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने बताया ना कि समान ना होकर कुछ ना कुछ भिन्न अलग होते हैं, अवश्य होते हैं। तो यह जो है नियम जो है यह है भिन्नता का नियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एग्जाम में। तो जो व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है, वही व्यक्ति है, उसका विकास है वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण का योग है फ्रेंड्स। यह क्वेश्चन आपका जाएगा ए पर, वंशानुक्रम एवं वातावरण का योग। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवंशिक और वातावरण कारकों की प्रतिफल हैं। तो व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवंशिक मतलब कुछ हद तक वो अपने परिवार से संबंधित होती हैं और वातावरण के जो कारकों के प्रतिफल होते हैं, ठीक है, और वो जो वातावरण में रहते हैं उसके अनुसार होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स वह कहा था, यह विचार था विर्ग व हंट का। यह विचार किसका था? विर्ग और हंट का। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं।
फ्रेंड्स जो कथन है किसने कहा है, ये चीज़ों पर भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बनते हैं एग्ज़ाम में, बुक्स आती हैं जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, हमको छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, जो चीज़ हमको पढ़ना है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। ठीक है, तो इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है। तो बालक की जो मूल शक्तियाँ होती हैं उसका कारण क्या होता है, उसका वंशानुक्रम, मतलब जिस वंश में, जिस परिवार में बच्चा रहता है तो उसका वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक है, तो वह उसी का कारण होता है, मूल शक्तियाँ जो होती हैं बालक में। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह कहा था फ्रेंड्स थॉर्नडाइक महोदय ने। ठीक, तो मूल शक्तियों का कारण वंशानुक्रम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ईमाइल ग्रंथ की रचना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ईमाइल ग्रंथ की जो रचना की थी वह किसने की थी? तो वह की थी फ्रेंड्स, वह की थी रूसो महोदय ने। ठीक है, ईमाइल रूसो। ऐसे याद कर लेना कि रूसो से याद रखना कि रूस चेहरे पे जो मेकअप करते हैं ना, तो रूस लगा के क्या करते हैं, इस्माइल करते हैं। ठीक है, तो इस ईमाइल से इस्माइल रख लेना। तो इस ईमाइल ग्रंथ की रचना किसने की थी? रूस ने की थी। ठीक है, इस तरीके से कोऑर्डिनेट करके पढ़ लेना। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक, देखिए फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक पूछ लिए जाते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है। तो फ्रेंड्स देखिए, संज्ञानात्मक विकास भी दिया था ना जीन पियाजे ने। ठीक है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जो प्रवर्तक भी हैं वह भी फ्रेंड्स कौन है? जीन पियाजे जी हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी फ्रेंड्स आप लोगों को लगे जैसे क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन रहा है और आप लोगों को लग रहा है कि ये सिद्धांत इन्होंने दिया था, इससे रिलेटेड कुछ सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग वो चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखना, और जो नहीं बन रहा है उसको दिमाग में रख के कि इन्होंने दिया है, तो उस हिसाब से आप लोग अपना आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ किसने प्रकाशित किया था? देखिए फ्रेंड्स ये नेक्स्ट बुक है, इसलिए आप लोग बिल्कुल बुकें लिखते जाइए, क्योंकि ये आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग लिखते जाइए और इनको याद कर लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएंगी। ठीक है, बाल चिंतन की भाषा, तो बाल चिंतन की जो भाषा है यह ग्रंथ लिखा था फ्रेंड्स, यह भी किसने लिखा था? जीन पियाजे जी ने। बाल चिंतन, तो चिंतन मनोविज्ञान, सामाजिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के मतलब सिद्धांत जो इन्होंने दिए थे जीन पियाजे जी ने, है ना, तो इनसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका पेडागोजिकल सेमिनरी किसने आरंभ की? तो पेडागोजिकल सेमिनरी किसने आरंभ की थी? तो फ्रेंड्स यह की थी स्टैनले हॉल ने। ठीक है, किसने की थी? स्टैनले हॉल ने की थी। इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा सी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। जितनी भी बुक हैं आप लोग बिल्कुल बुक है जो पत्रिकाएं हैं आप लोग बिल्कुल लिखते जाइएगा और उनके राइटर्स भी लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैंने कितनी सारी बुक्स आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, है ना। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता कौन है? तो जो है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता हैं गिलफोर्ड। इसका जो ऑप्शन जाएगा वह जाएगा सी पर, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? तो यह माना जाता था फ्रेंड्स दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था। शताब्दियों पूर्व मतलब 16वीं शताब्दी के पहले दर्शन शास्त्र माना जाता था। ठीक है, मनोविज्ञान की शाखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान बनाने के लिए सबसे पहले परिभाषा थी। तो मनोविज्ञान को सबसे पहले स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा थी फ्रेंड्स, वह थी
आत्मा का विज्ञान। ठीक है, तो सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया और यह कहा गया था फ्रेंड्स 16वीं शताब्दी में कहा गया था। ठीक है, याद रहेगा, यह कहा गया था 16वीं शताब्दी में कहा गया था, इसको याद रखना। 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा गया था मनोविज्ञान को। और इनको कहने वाले जो थे वह थे प्लेटो और अरस्तु। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कौन थे? प्लेटो थे और अरस्तु थे। ठीक, और 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा गया था सबसे पहले। नेक्स्ट पर आते हैं, इटली के मनोवैज्ञानिक पाम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को पाम्पोनोजी ने माना। क्या माना? तो इन्होंने माना था फ्रेंड्स मनोविज्ञान को, पाम्पोनोजी ने माना था मन या मस्तिष्क का विज्ञान। क्या माना था? मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना था। एक मिनट, ठीक है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना था पाम्पोनोजी ने, याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, और यह कब माना था? मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना था 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान माना था। ठीक है, और ये माना था फ्रेंड्स 17वीं शताब्दी में माना था। और पाम्पोनोजी थे जर्मनी के थे। ठीक है, और इन्होंने क्या माना था? मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग लिखते जाइए। 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना था? पाम्पोनोजी। 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान माना था, किसने माना था? प्लेटो और अरस्तु ने। अब देखिए चेतना का विज्ञान, नेक्स्ट में देखिए आप चेतना का विज्ञान। ठीक, तो 16वीं हो गई, 17वीं हो गई, 18वीं में कुछ नहीं हुआ। 19वीं में क्या हुआ था फ्रेंड्स? 19वीं में चेतना का विज्ञान मानने वाले जो मनोविज्ञान थे, तो 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना था? चेतना का विज्ञान। और यह माना था फ्रेंड्स विलियम वुंट ने। एक मिनट, विलियम वुंट ने माना था, विलियम जेम्स ने माना था और जेम्स सली ने माना था। तो यह माना था 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना था इन तीनों ने। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका जाएगा द। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 19वीं हो गई। अब देखिए अब 20वीं में आए हम। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना, तो 20वीं शताब्दी में फ्रेंड्स मनोविज्ञान को माना था व्यवहार का विज्ञान। क्या माना था? व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहारवादी जो जनक थे वह थे फ्रेंड्स वाटसन थे, थॉर्नडाइक थे। ठीक है, और स्किनर थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान। और यदि आपसे पूछा जाए कि आधुनिक समय में मनोविज्ञान को क्या कहा गया, तो आधुनिक समय में ही 20वीं शताब्दी में ही आधुनिक समय चल रहा है, इसी में ही व्यवहार का विज्ञान कहा गया वाटसन ने। और इसके जो थे प्रवर्तक वाटसन थे और इनके साथ में जो थे वह थे हमारे स्किनर महोदय थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम और आगे देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोगों को बस मज़ा आ जाएगा। आप लोग कहेंगे कि हाँ यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो फ्रेंड्स साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वह किस भाषा से हुई थी? तो फ्रेंड्स साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई थी, वह हुई थी लैटिन भाषा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बाल विकास निर्भर करता है, तो फ्रेंड्स बाल विकास किस पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स वातावरण और वंशानुक्रम दोनों पर निर्भर करता है हमारा। ठीक है, तो यह भी कहा जाता है कि बाल विकास जो विकास होता है, बाल विकास होता है वातावरण और वंशानुक्रम का योग है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा में देखिए बच्चे सीखते हैं शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से या समूह से। तो फ्रेंड्स बाल केंद्रित शिक्षा में जब बालक सीखते हैं तो वह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। डिसलेक्सिया की समस्या मुख्य रूप से संबंधित है। तो जो डिसलेक्सिया की समस्या है संबंधित है फ्रेंड्स, वह है पढ़ने संबंधी समस्या है डिसलेक्सिया की। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फ्रेंड्स ये चीज़ें भी आप लोगों को याद रखनी होंगी ताकि आप लोगों को, क्योंकि डिसलेक्सिया इससे अधिगम से संबंधित अक्षमताएं भी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी होंगी। ठीक है, डिसलेक्सिया, डिस्मोर्फिया, अफेजिया, डिस्फेजिया, ये चीज़ें सब आप लोग देख लीजिएगा एक बार।
ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला जो परिवर्तन होता है फ्रेंड्स, वह होता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं। मानवीय विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से देखिएगा कि मानवीय विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। देखिए सबसे पहले शारीरिक क्षेत्र, शरीर से संबंधित सबसे पहले शरीर, ठीक है। शरीर से फिर क्या आ जाएगा, संज्ञानात्मक, मस्तिष्क, बौद्धिक आ जाएगा, ठीक। और फिर संवेगात्मक और सामाजिक, ठीक है। तो यह चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इनके अलावा यदि आप लोगों को कोई दूसरी मिल जाए, इनमें देखो अलग अलग चीज़ें आध्यात्मिक नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक भी नहीं है, ठीक। और इसमें देखिए आध्यात्मिक यह भी नहीं है, तो आप लोग इनको याद कर लीजिएगा, ठीक। संज्ञान और विकास के क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में मनोविज्ञान है। देखिए फ्रेंड्स, आ गया ना क्वेश्चन कि वर्तमान में मनोविज्ञान है। तो देखिए वर्तमान में क्या है, हमने अभी आप लोगों को बताया, आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि वर्तमान में मनोविज्ञान है, ठीक। आप लोग ही कमेंट करके बताएंगे, अभी क्वेश्चन में हम नहीं बताएंगे आंसर। नेक्स्ट देखिए 44 में, मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है। तो मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है। देखिए, तो अभिक्षमता का, रुचि का और योग्यता का उपयोग तो सभी का रखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना। शुद्ध विज्ञान, तो फ्रेंड्स मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना था, वह माना था फ्रेंड्स जेम्स ड्रेवर ने। तो मनोविज्ञान को क्या माना, शुद्ध विज्ञान, किसने माना, जेम्स ड्रेवर, रहेगा याद। तो ये छोटे छोटे से कथन है फ्रेंड्स, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि पूछ सकते हैं। ज़्यादा बड़े कथन मत लिखिएगा, लेकिन छोटे छोटे कथन जो आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो देखिए फ्रेंड्स, मनोविज्ञान को यथार्थ विज्ञान कहा गया, किसका, आचरण और व्यवहार का, आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। तो देखिए यह किसने कहा है, तो यह कहा है फ्रेंड्स मैक्डूगल महोदय ने, ठीक है। मैक्डूगल महोदय ने मनोविज्ञान को आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान कहा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत देखिए फ्रेंड्स, मनोविज्ञान के अंतर्गत किस किस का अध्ययन किया जाता है। तो यह देखिए, मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। क्योंकि देखिए ये मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं, ठीक है। तो सभी मनोविज्ञान के अंतर्गत इन सभी का अध्ययन किया जाता है, इसलिए उपरोक्त सभी आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सा आता है और कौन सा नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो हम नहीं है अपने आप आंसर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 48 का क्वेश्चन देखिए कि कौन सा नहीं आता इसके अंतर्गत। तो कौन सा नहीं आता, तो सबसे पहले हम देख लेंगे, आते हैं औद्योगिक विज्ञान आता है, ठीक है। क्लिनिकल मनोविज्ञान आता है, मतलब चिकित्सकीय और असमान मनोविज्ञान आता है, ये आते हैं। लेकिन आता कौन सा नहीं है, ये नहीं आता, राजनीतिक मनोविज्ञान, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा यही होगा, राजनीतिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो फ्रेंड्स कौन सा नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, तो देखिए फ्रेंड्स, वाटसन ने दिए है व्यवहार का विज्ञान बोला है, ठीक है। वाटसन ने बोला, स्किनर ने भी व्यवहार का विज्ञान बोला, हल ने भी बोला है, ठीक है। लेकिन जॉन डीवी जो है वो मनोवैज्ञानिक नहीं है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। तो फ्रेंड्स देखिए, फिर से पूछा है ना कि मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता, तो इसके अंतर्गत हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 15 का राइट ऑप्शन जाएगा, वह जाएगा हमारा पर आर्थिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। देखिए सामान्य असामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान आता है, ठीक। औद्योगिक मनोविज्ञान आता है, पशु मनोविज्ञान आता है, लेकिन ये
आर्थिक मनोविज्ञान नहीं आता, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जाएगा सी पर। 52 क्वेश्चन देखिए, तुम मुझे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तुम मुझे एक कोई भी बालक दो, एक सेकंड, हाँ, तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है? तो किसने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं कुछ भी बना सकता हूँ? तो यह जो कहा था फ्रेंड्स, वह कहा था हमारे वाटसन महोदय ने। वाटसन किससे गए हैं? व्यवहारवादी जनक हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था, कोई बालक दे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना दूंगी, चोर बना दूंगा, डॉक्टर बना दूंगा, है ना, कुछ भी बना दूंगा, ठीक। तो यह कहा था वाटसन ने। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं 52 पर। निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया? तो देखिए, प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया है, किंडरगार्टन विधि का विकास किया। तो फ्रेंड्स, किंडरगार्टन विधि का विकास जो किया था वह किया था हमारे फ्रॉवेल महोदय ने, ठीक है। और इन्हीं ने प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया, ठीक। नेक्स्ट पर आते हैं 54। देखिए, मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इसी को बच्चे गलत करके आते हैं। तो देखिए, मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बाल्यावस्था के व्यवहार का, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का, या बालक का विकास अवस्थाओं का, या बालकों की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा बा, ठीक है। बालक गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? यह आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो प्रथम बाल गृह की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, वह हुई थी हमारे न्यूयॉर्क में हुई थी, 1887 में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क हुई और 1887 में हुई। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। देखिए फ्रेंड्स, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई। तो हमारे जो भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, वह हुई थी लगभग 1930 में। आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है, 1930। नेक्स्ट पर आते हैं, विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, यह जो है विकास की प्रक्रिया जो शुरू होती है वह होती है गर्भधारण से, ठीक है, गर्भधारण से, क्योंकि गर्भधारण से पूर्व नहीं होती है, ठीक है, जन्म से नहीं होती है, जन्म के बाद नहीं होती है। कब होती है? गर्भधारण से शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, देखिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेटो द्वारा रचित बुक, प्लेटो ने जो बुक लिखी है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो उसका नाम है फ्रेंड्स, प्लेटो ने जो बुक लिखी है उसका नाम है रिपब्लिक, ठीक, याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, 59 पर देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक बाल मनोविज्ञान के स्थान पर किस शब्द का उपयोग करने लगे हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो मनोवैज्ञानिक हो रहे हैं, उन्होंने बाल मनोविज्ञान के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा? तो फ्रेंड्स देखिए, बाल मनोविज्ञान के स्थान पर किया जाने लगा है बाल विकास का उपयोग किया जाने लगा है। तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो बाल विकास का अध्ययन किया जाने लगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम 16, बस थोड़े से क्वेश्चन और हैं, 10 क्वेश्चन और हैं फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा, ठीक है। 16 क्वेश्चन पर देखिए, सामान्य गर्भधारण के कितने दिन बाद शिशु का जन्म होता है? तो सामान्यतः जब है गर्भधारण के कितने दिनों बाद शिशु का जन्म होता है, ठीक। तो यह होता है 280 दिन बाद, इसको याद रखिएगा, 280 दिन बाद बच्चे का जन्म होता है गर्भधारण के बाद, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी। कमेनियस ने
क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि किसने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की, ठीक है, तो कमेनियस ने की थी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना कमेनियस ने की थी। कब की थी? तो कमेनियस ने स्थापना की थी, वह की थी 17वीं शताब्दी में, ठीक है। तो इससे आप ऐसा याद रखना, देखिए यहाँ पर भी सा आ रहा है और यहाँ पर भी सा आ रहा है, 17वीं सा और इसमें भी सा। तो 17वीं शताब्दी में कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 62। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बाल विकास का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया, ठीक है। बाल विकास का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था, वह किसने किया था? तो फ्रेंड्स यह जो किया था, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था पेस्टोलॉजी ने, ठीक, याद रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, इसलिए इनको बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा। अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया, अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। यह किसने किया था फ्रेंड्स? यह किया था, यह भी किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने, ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा दा पर। पेस्टोलॉजी ने किया था, 3.5 साल के बच्चे पर अध्ययन किया था। और यह जो किया था, यह इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक विवरण भी इन्होंने प्रस्तुत किया। सबसे पहले वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया था? पेस्टोलॉजी ने किया था। और अपने 3.5 साल के बच्चे पर भी इन्होंने प्रयोग किए थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना की। तो इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट की रचना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यह की थी टेन ने। ऐसे हम याद करते हैं, देखिए इन्फेंट टा रहा है ना, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, तो यह किसने की थी? टा 10, इन्फेंट 10, ठीक, ऐसे करके याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। तो बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, तो इसकी यह जो बुक है यह किसने लिखी थी? यह लिखी थी हमारी डार्विन महोदय ने। किसने लिखी थी? डार्विन ने, ठीक है, डार्विन ने लिखी थी। बायोग्राफिकल, इससे याद रख लेना, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। देखिए कितनी सारी बुक बता दी है मैंने आप लोगों को, ठीक है। यदि आप लोग नोट कर रहे हैं तो आप लोगों की कम से कम 10 बुक हुई होंगी, ठीक है, और इसमें से एक न एक एग्जाम में आने वाली है। द माइंड ऑफ द चाइल्ड, तो द माइंड ऑफ द चाइल्ड किसकी रचना है? तो यह है फ्रेंड्स प्रेयर की, ठीक है। द माइंड ऑफ द चाइल्ड, तो अपन प्रेयर कैसे करते हैं? अपने माइंड से करते हैं ना, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो द माइंड ऑफ द चाइल्ड किसकी रचना है? प्रेयर की। आप लोग ऐसे याद रखना, ठीक। अमेरिका में चले बाल आंदोलन के जन्मदाता थे। तो देखिए बाल आंदोलन सबसे पहले अमेरिका में चला था, ठीक है, और अमेरिका में बाल आंदोलन चला और उनके जन्मदाता कौन थे? यह पूछ लिया जाए कि सबसे पहले बाल आंदोलन कहाँ चला था? तो अमेरिका में चला था, ठीक है। और उसके जो जन्मदाता थे उस आंदोलन के, तो वह कौन थे? ठीक है, तो वह थे फ्रेंड्स स्टैनली हॉल, ठीक है। कौन थे? स्टैनली हॉल। तो आप ऐसे याद कर लेना फ्रेंड्स। देखिए जो आंदोलन कब करते हैं व्यक्ति? जब हाल खराब रहते हैं लोगों के, ठीक है, तभी आंदोलन होते हैं, ठीक है। तो आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? स्टैनली हॉल। अमेरिका में सबसे पहले इन्होंने आंदोलन चलाया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अमेरिका में बाल आंदोलन चला, तो देखिए सन भी दिया है, किस शताब्दी में चला था अमेरिका में जो बाल आंदोलन चला था फ्रेंड्स? तो किस शताब्दी में चला था? तो वह चला था फ्रेंड्स 19वीं शताब्दी में। कब चला था? 19वीं शताब्दी में। तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा सा पर। 19वीं शताब्दी में बाल आंदोलन चला, अमेरिका में चला था। और किसने चलाया था? स्टैनली हॉल ने। आंदोलन कब चलाया जाता है? जब हाल खराब रहते हैं तब आंदोलन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि अमेरिका में स्टैनली हॉल ने बाल आंदोलन चलाया था 19वीं शताब्दी में, ठीक है। स्टैनली हॉल ने स्थापना की थी। देखिए फ्रेंड्स
स्टैनली हॉल ने स्थापना की थी, तो किन किन चीज़ों की स्थापना की थी देखिए। एक देखिए, स्टैनली हॉल ने स्थापना की थी चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। ठीक, तो पहले क्या थी, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी की स्थापना की थी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना की थी। तो यह दोनों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी। ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी, इसके लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके लेखक हैं, वह हैं सली, स्थापना की थी इन्होंने, वह हैं सली। ठीक है, यह एक स्कूल है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी, इसकी स्थापना की थी सली ने। ठीक है, किसने की थी? सली ने की थी। तो बताइए फ्रेंड्स कमेंट्स करके कि आप लोगों को मेरे क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चनों को पैटर्न कैसा लगा। और आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए इससे भी और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक कमेंट से कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, लाइक कमेंट से मेरा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग लाइक कर रहे हैं, आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे और प्रेरणा मिलती है कि मैं और अच्छी चीज़ें और आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स, माय वाचिंग चैनल।